और वो यही से कह रही होती है, आखिर तुमको इसके बारे में कैसे पता कि तुमने स्प्लिट पैटर्न्स के बारे में पहले कहीं पढ़ा था। वो बोलता है नहीं, आज तक मैंने नहीं पढ़ा, बस मेरे को फील हुआ कि ये यहाँ पर होगा, बात से बीती ही है। ये सुनते इसी वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है और सोच रही होती है आखिर ये बंदा किस तरह का मॉन्स्टर है। यही उसको बताता है, असल में मेरे पास द ग्रेट इमोर्टल फेरी जेड बॉडी है, तो क्या अब आप लोग इसे केव हाउस को ओपन कर सकते हैं। और वो कह रहा होता है आखिर इस स्टोन का इस्तेमाल कैसे करना है। वो लड़की हैरानी से कहती है, क्या ग्रेट इमोर्टल जेड बॉडी? जिन लोगों के पास ऐसी बॉडी होती है वो इमोर्टल किंग बन पाते हैं, इसलिए इसे इमोर्टल किंग बॉडी के तौर पर भी जाना जाता है। और इसके बारे में ये भी लेजेंड है कि जिसके पास भी ये शारीरिक संरचना होती है वो ना सिर्फ कल्टिवेशन में बेस्ट होता है बल्कि दूसरे एस्पेक्ट में भी काफ़ी टैलेंटेड रहता है। अगर ऐसी बॉडी वालों को ये सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है तो फिर मैं किस वजह से इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसे एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो एकदम से दुखी हो जाती है और फिर साथ ही अपने दुख को बुलाकर उससे बोलती है, क्या तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहोगे? जून की सेक्टर, हमारा जॉन के सेक्टर यहाँ के 3 मेजर सेक्टर्स में से एक है। अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए मान जाते हो तो मैं अपने मास्टर से तुरंत बात करूंगी कि वो तुमको एक इनर डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यही बस 2 सेकंड के अंदर ही मना कर देता है, बोलता है नहीं। और उसके पास आते हुए कहता है, इसके कंपेयर में अब जो कि आप लोगों पाने के नीचे उस गुफा में जाने वाले हैं, तो क्या तुम मुझे एक वाटर बेड नहीं दोगी? वो गुस्सा करते हुए कहते हैं, मुझे पता है, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें अभी दूंगी, पर इतने नजदीक मत आओ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग पानी के अंदर होते हैं और वो लीड करते हुए रास्ता ले जा रही होती है और बेड उसके हाथ में होता है, वाटर बेड। इसके जरिए ये पानी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अपन को उस गुफा घर का सीन, जहाँ पर ये लोग उतर आते हैं नीचे और उस घर के अंदर जाने लगते हैं चलते हुए। यही कहता है, हे, जिस सिनर के बारे में तुमने मेंशन करा था मुझे लगता है कि वो वही है, क्यों? और फिर वो लोग उस बंदे के पास जाते हैं और उसे अच्छे से देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो बस एक स्केलेटन है। यही कहता है, लगता है कि काफी टाइम हो गया है ना, लेकिन अभी भी उसकी हड्डियां काले क्यों हैं? क्या इस आदमी को मरने से पहले जहर दिया गया था? जियाओ कहती है, अरे हम भी तो किसी और के घर में घुसपैठ कर रहे हैं, है ना। और लगता है कि इस सिनर की मौत साउथ माउंटेन के एरिया बुकलेन के हड्डी सड़ाने वाले जहर से हुई है। अगर इसकी कल्टीवेशन हाई नहीं होती तो मुझे डर है कि इसकी हड्डी अब तक तो राख में बदल गई होती हैं। कि तभी दिखाया जाता है उसकी हड्डी में कोई बॉल जैसी चीज होती है जो कि चमकना शुरू कर देती है। और जियाओ उसको नोटिस कर लेती है और बोलती है, जरा 1 मिनट रुको। और साथ ही उस बॉल को अपने हाथ में ले लेती है और बोल रही होती है, ये यही पूछता है क्या ये नी डैन है? वो बोलते हैं नहीं, ये बस इसका और है जो कि सॉलिडिफाइड हो गया है, ये पूरी तरह से डैन नहीं बन पाया है, ये तो बस एक हाफ स्टेप और कॉन्सिडेंट डैन है। और वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और वो लड़की बोलती है हाफ स्टेप। और फिर वो लड़की यहाँ पर किसी पावरफुल मास्टर के बारे में बात करना शुरू कर देती है, प्रोफेट रिमेल का, और कह रही होती है, इतना पावरफुल पर्सन इतनी छोटी सी जगह पर। यही कहता है, ये हाफ स्टेप कॉन्सिडेंट मेरे को याद है, ये डांस सिर्फ उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जो कि ब्रेक थ्रू करने का काफी ज्यादा करीब होते हैं। जाओ कहते हैं, चलो इस तरह से अब लोग लूट कर निपटारा करते हैं, मुझे ये नहीं ध्यान रखने दो और बाकी सारी चीजें तुम रख सकते हो, क्या ख्याल है इसके बारे में? वो बोलता है, क्यों? ये नीडियन तो अभी भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना। वो बोलती है, हाँ अभी काम का नहीं है लेकिन बाद में यूजफुल हो सकता है। जब हम किंग फैंग और रूइंस में एंटर करते हैं तो तुम्हारे पास जितने ज़्यादा कार्ड होंगे उतने ही ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो ग्रेट इमोर्टल जेड बॉडी है इसलिए तुमको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है ना। और वो उसे हैरानी से पूछता है कि तुम भी किंग फैंग रूइंस में जाने वाली हो? वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, हमारा जॉन क्यू सेक्टर 3 मेजर सेक्टर्स में से एक है, इसलिए निश्चित रूप से हमारे पास एक कोर्ट है और अगर तुम हमारे सेक्टर में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें तुमको गारंटी एक प्लेस दिलवा सकती हूँ। ये सुनते ही वो कहता है, चलो जाने दो इसके बारे में। जियाओ खुश हो जाती है और सोच रही होती है, बहुत बढ़िया, आप आसानी से मेरी मास्टर इसके जरिए ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर जो यही रहता है वो जो उस मास्टर को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है और प्रे कर रहा होता है कि आपके आत्मा स्वर्ग में एकदम शांति के साथ रहे। और फिर वो सामान उठाना शुरू करता है। ये देखकर उसको थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो मुंह फुलाते हुए कहती है, चलो कम से कम वो जानता तो है पोलाइट कैसे रिया जाए और सम्मान कैसे दिया जाए, पर जाहिर है कि वो बस एक परवर्ट पर्सन है जो कि सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना जानता है। हालांकि ऐसा लगता है कि पहल तो मैंने ही की थी, चलो जाने दो इस मामले को। और वो बोलते हैं, ठीक है चलो अब अपन को वापस चलना चाहिए। तभी यही कहता है, जरा रुको, जरा ये एयर केमिकल सामान तो देखो, ये बुक से ये यूजफुल हो सकती हैं। और वो जरा देखो ये क्या मिल गया, और वो चीज़ों को बटोरना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, अरे ये क्या है, मैं तो जानते ही नहीं था, चलो इसको भी ले चलते हैं। अरे क्या आप लोग इसके बोन्स भी ले जा सकते हैं? और फिर देखते ही देखते वो यहाँ पर अपना पूरा झोला भर के तैयार हो जाता है, बिल्कुल चोर की तरह, जैसे ने लूट ले ली हो। अब ये देखकर वो लड़की सोच रही होती है, कहाँ गई इस बंदे की रिस्पेक्टफुल बातें, वो क्या बास्टर्ड है ये। जो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, स्टोरेज टैंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो ये तुम्हारे लिए बेकार ही होगा, है ना। क्या हो अगर किंग फैंग रूम्स में तुम्हें अच्छी चीजें मिल जाते हैं लेकिन तुम उनको ले नहीं पाए? वो बोलता है, मैं किंग फैंग रूम्स में नहीं जाने वाला। ये सुनते ही वो काफी
काफ़ी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है आखिर ऐसा क्यों, वहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेजर्स को हासिल करने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। वो बोलता है वो सब मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, मेरी लाइफ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़की बताती है असल में किंग फैंग हंटर का जो रास्ता है वो काफ़ी कमज़ोर है और सिर्फ ग्रेटो हेवन के नीचे वाले जो कल्टिवेटर्स हैं वही उससे गुजर सकते हैं। लेकिन तुम जैसा पर्सन जो कि क्यूआई गैदरिंग रेमेल में है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है और ऐसा लगता है कि तुमको कुछ सेल्फ नॉलेज भी है अपने बारे में, हालांकि तुम्हारे पास तो कुछ छोटी छोटी तरकीबें तो हैं। अब ये सुनते से ही कि जो गोल्डन हेवन स्टेज के नीचे बंदा है उसको भी अलाउ किया जा सकता है वहां तक जाने के लिए, और वो तैयार हो जाते हैं और कह रहा होता है ओके मैंने डिसाइड कर लिया है मैं भी जाऊंगा। ये सुनते से जाओ बोलने लगती है ये बादशाह और उसे बोल रही होती है क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि वहां पर दूसरे खतरनाक चीजें होगी। लेकिन ये सिंह मिल बनते हुए कहता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक असली आदमी को तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी खतरे से नहीं डरना चाहिए, और अगर हमें किसी खतरे का सामना भी करना पड़ा तो अपन लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। ओके, जो सोच रही होती है ये पर्सन ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन अब तुमको सबसे पहले ये भी सोचना होगा कि उस रूस में उसे खंडर में पहले प्रवेश करने के लिए जगह कैसे मिलेगी। ये सुनते से वो यूआर के बारे में सोचता है और कह रहा होता है मैं उससे पूछूंगा इसके बारे में। यही कहता है तो अब आप लोग क्या करें, क्या आप लोग साथ में वापस जाएं। और वो बोलती है आखिर कौन तुम्हारे साथ वापस जाना चाहता है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और वो कहता है ठीक है तो फिर गुड बाय, और सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में भूल रहा हूँ। वो बैंडेड को सरप्राइज करने के मिशन पर निकला था ये, लेकिन उस मिशन के बारे में भूल गया है। और वो कहता है चलो जाने दो, लगता नहीं कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और अंगड़ाई लेते हुए चलना शुरू कर देता है अपने घर के रास्ते की तरफ। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और बताया जा रहा होता है किंग फेंग के जो खंडहर रून्स है उनके उद्गम का दिन निकट आ रहा है, और इसकी वजह से किंग फेंग सेक्टर में डिसाइपलों की संख्या डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है और डिसाइपल्स अपनी कल्टीवेशन को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। और एक बंदा जियाओ के घर के पास आ जाता है, उसने नो एंट्री का बोर्ड लटका के रखा होता है अपने घर के सामने, और वो चलाते हुए जियाओ को आवाज दे रहा होता है, कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम क्यूआई गैदरिंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो, क्या हुआ, डर गए क्या तुम, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया हूँ लेकिन लगता है कि तुम बस एक डरपोक हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है मेरे से फाइट करने के लिए। कि तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है खुद को परेशान मत करो, वो कई दिनों से बाहर नहीं आया है और लगता नहीं कि आने वाला भी है। और वो बोलता है वॉट, और वो बंदा स्मेल करते हुए कहता है क्या ख्याल है तुम हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर साथ ही उस बंदे के चिल्लाने की आवाज़ें आती है वहां से। एक कौवा उड़ते हुए जा रहा होता है एक चोटी के पास से, कि तभी उसकी नज़र कुछ लोगों के ऊपर पड़ती है जो कि किंगफिंग सेक्टर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो कौवा डर के मारे वहां से तेजी से उड़ना शुरू कर देता है। एक बंदे कह रही होती है आखिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और वो कौवा उनकी टेक्निक से इन्फेक्ट होकर नीचे गिरने लगता है, और ये वही डिमोन सेंटर की लड़कियां होती हैं और बोल रही होती हैं ऑब्वियसली हमारे पास अभी भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो हमें करना है। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है वो लोग भी किंग फैंग सेंटर के अंदर आ चुके होते हैं और चलते हुए जा रहे होते हैं। लाल वाली कहती है जगह कितनी ज़्यादा घटिया है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। दूसरी वाले भी मुँह फुलाते हुए कह रही होती है हाँ हाँ इसलिए मैं यहाँ पर कभी आने नहीं चाहती थी। लाल वाली कह रही होती है अगर ये रूल्स के लिए नहीं होता तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी जैसी जगह पर नहीं आती। दूसरी वाली बोलती है किन फैंग रूल्स के अपेयर होने में अभी भी 3 दिनों से ज़्यादा का टाइम है, और साथ में उसके प्रिपरेशन टाइम को भी जोड़ लो, तो अगर इसको देखा जाए तो अब लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही आ गए हैं। यह सुनते से उनके सामने जो सिस्टर चलते हुए जा रही थी वो अचानक से रुक जाती है और बोलती है वो और पीछे मुड़ते हुए उनसे पूछ रही होती है क्या तुम लोगों को मेरे अरेंजमेंट से कोई दिक्कत है। लाल वाली कहती है नहीं सिस्टर हमारी इतनी हिम्मत नहीं। वो बोलती है और कुछ समय पहले मेरी एक अजीब सी मुठभेड़ हुई थी और फिर मुझे हेवन स्पिरिट बॉडी प्राप्त हो गई और फिर मैं ग्रेट एल्डर लीडर के डिसाइपल बन गई, और लगता है कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो मेरे को उनको बताने की जरूरत होगी कि तुम दोनों कितना ज्यादा बोलती हो। ये सुनते से वो दोनों कविता घबरा जाती हैं और फटाक से झुके उससे माफी मांगना शुरू कर देती हैं और बोल रही होती है हमारा वो मतलब नहीं था, जो सीनियर से शराब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। और वो आगे बढ़ते हुए कहती है चलो जाने दो, वैसे भी रूम्स के अपेयर होने में अभी भी काफी सारा टाइम है, इसलिए तुम दोनों जो चाहो वो कर सकती हो और बेटर होगा कि तुम दोनों मेरे को फिरके से ना देखो। ये सुनते ऐसे ही वो लोग बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, और वहां से जाने लगती हैं और सोच रही होती हैं उसके कंपैरिजन में कि यून रून के अंदर ना कुछ भी नहीं है। अगर हमें वो पर्सन मिल जाता है तो किंगफिश जैसे रोज भी हमारे लिए वर्थ इट नहीं होगी, वो पर्सन इतना स्पेशल है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों पीछे से जुड़ते हुए जा रहे होते हैं और सिस्टर सीनियर सिस्टर नीचे ही होती है। तभी एक बंदी उसके पास अपेयर होती है और वो उसे बोलती है शेडो किलन के साथ कांटेक्ट करो और किसी को उनके पीछे भेजो, अगर वो कुछ भी अब नॉर्मलिटीज करते हुए दिखाई देती हैं तो तुरंत मेरे को रिपोर्ट करो। वो बोलती है ठीक है मैम। और फिर तभी यहाँ पर एक बंदी आ जाती है उसको सिस्टर बोलते हुए, और ये यूवर ही होती है जो कि
भगते हुए उसके पास जा रही होती है और उसको हाय बोल रही होती है। तो वो भी पीछे मुड़ते हुए व्यूअर की तरफ देखती है और उसको पकड़ते हुए कहती है, अरे लिटिल सिस्टर तुम। व्यूअर कहती है, सिस्टर तो मैंने तुमको काफी ज्यादा मिस करा। और वो उससे पूछती है, लिटिल सिस्टर तो बताओ कन्फिंग सेंटर में सब कुछ कैसा चल रहा है। और वो बोलती है, वहां पर तो बस हर दिन प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है और वहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा बोरिंग है। सीनियर सिस्टर कहती है, अच्छा ऐसा क्या। और फिर साथ ही वो क्या कहते हैं ये के बारे में सोचना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, सिवाय ब्रदर जिया को छोड़कर। और वो कहती है, चलो सिस्टर मैं तुमको यहाँ पर घुमाती हूँ। तभी वो कहते हैं, सर रोको, तुम्हारी सिस्टर को अभी और भी काम करने हैं।